You are now unmuted. यस। सो ये वीडियो में किसी को डाउट निकला, कुछ कुछ ऑब्जर्व किया या डाउट निकला? बताओ। मुझे पता था संकेत ऐसा कुछ सवाल आने वाला है। भाई वो जो वायर यूज़ कर रहा है वो जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ग्राउंडिंग वायर है। जहाँ तक मुझे लग रहा है वो ग्राउंडिंग वायर है। वो सेंटर लाइन लाने के लिए रिवर्स लाए। सेंटर लाइन लाने के लिए नहीं, वो एक्चुअली में वही एग्जैक्ट लाइन थी जहाँ पे होना चाहिए, वो टैक्सी लाइन थी। उस लाइन से ही हमें आना था, बट उस जो जो ड्राइवर था ट्रक का, उसने पहले ही टर्न ले लिया। उसकी वजह से वो दूसरी लाइन पे चला गया। क्योंकि अगर सेंटर में नहीं होगा दूसरे प्लेन के रैम्प एरिया में। हाँ ठीक है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सुरेश, साउंड तो इंजन का हो या किसी भी चीज़ का हो, साउंड तो बहुत ज़्यादा रहता है एविएशन इंडस्ट्री में यार। नॉर्मल इंजन भी अगर काम कर रहा होगा ना तब भी बहुत शोर आता है यार। अपने घरों की वो पानी की वो पंप देख लो ना। पानी की मोटर जो होती है अपने घर में, वो भी कितना साउंड करती है। वो छोटी सी पंप है जबकि। एम्पेनेज सेक्शन से क्या किया था? कहाँ से करोगे अवनीश? कहाँ से टो करोगे और दूसरा कौन सा सेक्शन होगा? हाँ, नोज लैंडिंग गियर से ही किया है ना टोइंग, वहीं से करते हैं। और एक चीज़, आपने ये जो एम्पेनेज सेक्शन लिखा हुआ है, अवनीश, एम्पेनेज तो टेल का पीछे वाला सेक्शन होता है। एम्पेनेज किसको बोलते हैं? ये जो, हाँ, तो वहीं से तो टोइंग करी है हम लोगों ने। नोज ये नोज लैंडिंग गियर से। और आप प्लेन को कहाँ से खींच पाओगे बताओ? अगर आप मेन लैंडिंग गियर से खींचने की कोशिश करोगे, आप खुद सोचो, मेन लैंडिंग गियर एक लेफ्ट विंग में है और एक राइट विंग में है। अब एक टाइम पे आप एक ही टोइंग ट्रक यूज़ करोगे, तो अगर आपने एक व्हील के लिए यूज़ कर रहे हो टोइंग ट्रक, अनसिमेट्रिकल हो जाएगा पूरा। अनसिमेट्रिकल हो जाएगा तो प्लेन को आप ठीक से खींच ही नहीं पाओगे। जो सिमेट्रिसिटी आती है वो तो नोज लैंडिंग गियर पे है। और जो मूवमेंट होता है ना प्लेन का, अगर आपको टर्न करना है तो टर्निंग नोज लैंडिंग गियर से बहुत ज़्यादा इजी हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप पीछे जो मेन लैंडिंग गियर है उनसे खींचने की कोशिश करोगे तो। सेंटर में भी था? क्या बात कर रहा है, ये मैंने नहीं देखा। देखो क्या। देखो, देखूँ ज़रा मैं।
काफ़ी हाँ यार, है तो सही। संकेत सही बोल रहा है। हाँ हाँ हाँ, तभी तभी तभी। नहीं नहीं यार, वो ऐसा तो मैं भी पहली बार देख रहा हूँ प्लेन के अंदर, बट क्या पता हो। मतलब क्या पता, बड़ा काफ़ी हैवी प्लेन हो ये। पता नहीं यार, वो तीसरा वाला जो बीच में देखा लैंडिंग एयर, वो तो मैंने खुद पहली बार नोटिस किया है। चलो एक और वीडियो देखते हैं। बस कभी कभी ऐसा लगता है ना कि टकरा ही जाए, कुछ तो एक्सीडेंट हो ही जाए, देखने को तो कुछ मिलेगा। रहता है क्या ऐसा? सो गाइज, जो अभी हमने वीडियो देखे हैं, एक्चुअली में वो दोनों फेल्स थे, टोइंग फेल्स एंड टैक्सिंग फेल्स। अपनी साइड ग्लास लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, मतलब इसके ऊपर हम लोग कमेंट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। बट एक्चुअली में आप एक पर्टिकुलर हाइट पे हो अवनीश, अगर आप प्लेन में बैठे हो ना, तो आप एक पर्टिकुलर हाइट पे हो, तो आपका विजन लिमिटेड हो जाता है उससे लिए। यानी कि आप नीचे की चीज़ तो ऑब्वियसली देख ही नहीं सकते हो। जो ऑब्स्टेकल्स आपके प्लेन के रास्ते में आने वाले हैं, आपको सिर्फ अंदाज़ा लगाना पड़ता है। जैसे कार जब भी चलाते हैं ना हम लोग, तो राइट साइड में क्योंकि हमारा स्टेयरिंग व्हील है, तो राइट साइड का तो हमें एक बेस्ट आइडिया लग जाता है। बट ऑपोजिट साइड में, कार के ऑपोजिट साइड का आइडिया हमें प्रैक्टिस से लगाना पड़ता है कि कितना गैप छूट रहा होगा कार का अदर ऑब्स्टेकल से। तो वो आइडिया पायलट को लगाना पड़ता है कि उसका प्लेन कितना बड़ा है, क्या उसके विंग स्पैन है, और कितना वो क्लियरेंस रख सकता है अदर ऑब्स्टेकल से। तो वो तो प्रैक्टिस के साथ ही आता है। तो आप उसमें लगाओ ग्लास या नहीं लगाओ, इसलिए यूजुअली क्या होता है, जब भी टोइंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो साथ में हम लोग एक सुपरवाइज़र रखते हैं जो कि टोइंग ऑपरेशन को चेक करेगा कि कहीं से कुछ टकराने की पोजीशन में तो नहीं है। वो इंस्ट्रक्शन भी दे सकता है, अगर टोइंग ट्रक वाला जो ड्राइवर है उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है, या फिर नीचे मार्शलिंग साइंस की हेल्प से हम लोग पायलट को कुछ इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर जो अंदर इंजीनियर बैठा हुआ है उसको इंडिकेट कर सकते हैं। ब्रेक्स, इमरजेंसी ब्रेक्स लगानी हो तब उस चीज़ के लिए। तो ये तो देखना पड़ता है, ये एक मतलब सॉर्ट ऑफ हेल्प करनी पड़ सकती है अपने को, क्योंकि प्रैक्टिकल लिमिटेशन है उस चीज़ का। आपका विजन लिमिटेड है उस केस में, नीचे की तरफ आप देख नहीं सकते हो, पीछे की तरफ आप कितना ही देख लोगे, पीछे की तरफ में भी आपका विजन लिमिटेड है। तो इसलिए, और बाकी यार प्लेन काफ़ी देखो, इट्स अ वेरी बिग बॉडी, और उस केस में प्रॉब्लम ऐसी आती है कि जो उसके सरफेसेस है, दे आर कंटिन्यूसली एक्सपोज टू विंड। अगर कोई एक सडन गस्ट आ गया विंड का, जिसकी वजह से प्लेन के ऊपर कुछ लिफ्ट लग गया दूसरी डायरेक्शन में, या फिर टेल सेक्शन में या रडर सेक्शन में कुछ एम्पेनेज सेक्शन में कोई गस्ट ऑफ विंड आ गया, यानी कि हवा का झोंका आया और धक्का मार दिया प्लेन को, तो ऑब्वियसली प्लेन स्किड करेगा ही करेगा, जैसा कि हम लोगों ने वीडियो में भी देखा। तो क्योंकि वो बड़ी चीज़ है, इसलिए अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं ये, हम लोग कितना भी प्रिकॉशंस ले लें तो, लेकिन फिर भी कभी कभार हो जाती है चीज़ें, एक्सीडेंट्स वगैरह। ओके, एनीवेज अभी शुरू करते हैं हम लोग एयरक्राफ्ट हैंडलिंग एंड स्टोरेज, जो हमारा नया चैप्टर है। सो इसमें गाइज देखो, हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि एयरक्राफ्ट को मूव कैसे करना है और किस लोकेशन में रखना है, एंड फाइनली एयरक्राफ्ट को स्टोर करने की क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, या क्या क्या प्रोसीजर्स या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए वाइल वी आर स्टोरिंग एन एयरक्राफ्ट। तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं एक्चुअली में, देखो कोई भी प्लेन है, बिटवीन टू फ्लाइट्स इट हैज़ टू बी मूव्ड। भाई अगर कोई प्लेन है उसको लैंड करना है,
लैंड करने के बाद में उसके बाद जो सेकेंड टेक ऑफ होगा उसके बीच में उसे या तो रनवे चेंज करना पड़ सकता है, या फिर थोड़ी देर पार्किंग में आना पड़ सकता है, या फिर कुछ टाइम के लिए उसको और दूसरी जगह पे मूव करने के लिए, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो वो मूवमेंट करनी पड़ती है, और उन मूवमेंट के लिए हमें ये 3 जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो 3 पॉइंट्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लो कि मूवमेंट करा रहे हो आप, अगर आप हैंगर में लेके आना चाहते हो प्लेन को, और हैंगर में आप तभी लेके आओगे जब आपको मेंटेनेंस करना है प्लेन का, या फिर अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए किसी प्लेन को स्टोर करके रखना है तब आप हैंगर में रखोगे उसको। सिमिलरली रीपोजिशनिंग एयरक्राफ्ट फॉर ग्राउंड रनिंग और स्टॉर्म प्रोटेक्शन। स्टॉर्म प्रोटेक्शन का इसमें ना एक गोल्डन रूल है। गोल्डन रूल क्या है, ये जो स्टॉर्म प्रोटेक्शन है ना, इसके अंदर हमें करना ये कि प्लेन का जो नोज़ है ना, वो नोज़ हमेशा कोशिश ऐसी करनी कि विंड जिस डायरेक्शन में आ रही है ना, उसी डायरेक्शन में उसको रखना है। जैसे प्लेन को इस तरीके से स्टोर करके रखना है, ये विंग्स होने चाहिए उसके, ऐसे करके। अगर यहाँ से विंड आ रही है तो नोज सेक्शन भी विंड के इस डायरेक्शन में रहना चाहिए। सो स्टॉर्म प्रोटेक्शन के लिए हमें प्लेन को अगर रखना है या रीपोजिशन करना है, मूव कराना है, मान लो ऐसा कभी हो सकता है कि एयरक्राफ्ट के हैंगर में आपके पास जगह नहीं है, हैंगर में जगह नहीं है प्लेन को रखने की, तो आपको एयरक्राफ्ट को बाहर हवा में रखना पड़ सकता है, या फिर हैंगर के बाहर रखना पड़ सकता है। बट बाहर तो हवा चल रही है, स्टॉर्म हो सकता है, इस वजह से आपको वेदर कंडीशंस पता होनी चाहिए अभी की, और फोरकास्टेड वेदर कंडीशंस भी पता होनी चाहिए, यानी कि आगे कैसा वेदर हो सकता है, उसके बेसिस पे आपको पोजीशन करना है अपने प्लेन को। सो उसके लिए भी आपको प्लेन को मूव करना पड़ सकता है। एंड फाइनली इमरजेंसी रिमूवल ऑफ एयरक्राफ्ट फ्रॉम अ टैक्सी वे। इमरजेंसी रिमूवल का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई प्लेन है इमरजेंसी कंडीशन में लैंड कर रहा है, और लैंडिंग करते टाइम उसको पता चला कि कोई दूसरा प्लेन ऑलरेडी टैक्सी में था, यानी कि रनवे के ऊपर घूम रहा है, तो क्या पता हमें इमरजेंसी में अपने फर्स्ट प्लेन को हटाना पड़े सो दैट सेकेंड प्लेन कैन लैंड। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो उस टाइम पे हमें मूवमेंट करना पड़ेगा किसी भी प्लेन का। नाउ ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द एयरक्राफ्ट बी सेफली मूव्ड यूजिंग द करेक्ट इक्विपमेंट टू अवॉइड इंजरी टू पर्सनल और डैमेज टू एयरक्राफ्ट। स्मॉल एयरक्राफ्ट जनरली रिक्वायर लिटिल प्रिपरेशन, बट विथ लार्जर एयरक्राफ्ट सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स में बी रेलेवेंट। यानी कि जो छोटा एयरक्राफ्ट है उसके लिए तो एज सच प्रायर प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट कोई बड़ा एयरक्राफ्ट है तो उसके लिए हमें काफ़ी अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी पड़ती है while we are moving it. So these preparations point have to be there. देखो ज़रा वो पॉइंट्स क्या क्या है अभी। सो प्रेपरेशन फॉर द रिसेप्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट शुड बी मेड इन एडवांस ऑफ इट्स अराइवल। देखो गाइज, मैं एक सिनेरियो बताता हूँ आपको, आप खुद ही बताना। ऐसा समझ लो कि कोई प्रेसिडेंट है, जैसे लेट्स सपोज यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट है, या फिर इंडिया का प्रेसिडेंट है, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है। आई मीन दीज पीपल हु आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पीपल। सो लेट्स सपोज इनका प्लेन रनवे पर लैंड होने वाला है, अपने एयरपोर्ट पे लैंड होने वाला है, और इन लोगों को हमें लेके आना है एयरपोर्ट की तरफ। तो क्या क्या चीज़ें आपको लगता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी, आप बताओ। एज अ सिक्योरिटी एडवाइज़र हो, या फिर आप अगर मैनेजमेंट में होते तो आप क्या काम करते हैं? वेरी गुड, आसपास के प्लेन को हटा देते संतोष, बहुत बढ़िया। और ये जो आसपास के प्लेन को हटाना है वो प्लेन लैंडिंग से पहले होना चाहिए या लैंडिंग के बाद हटाने हैं प्लेन? पॉइंट्स सारे सही आएंगे, मुझे पूरा यकीन है, बट अब उन पॉइंट्स में हम लोग क्वेश्चन करके थोड़ा सा एलाबोरेट करेंगे पहले। वेरी गुड, फाइन, ठीक है, संतोष ने बोल दिया प्लेन को हटा देंगे, बहुत बढ़िया। लैंडिंग करने से पहले ही हम आसपास के प्लेन को हटा देंगे, यानी कि प्रिपरेशन कर दिया हमने। ऑल दी इमरजेंसी फैसिलिटीज़ मस्ट बी देयर। प्रवीण, बहुत बढ़िया। यानी कि जब आपका प्लेन लैंड हो जाएगा तो उसके लिए जैकिंग वगैरह रखना है, या उसको प्लेन को स्टॉप करके रखना है, या आसपास में चोकिंग वगैरह करनी है, या फिर उसके हाइड्रोलिक्स को देखना। मतलब ऐसे मल्टीपल फैसिलिटीज़ जो भी हमें प्लेन को देनी है वो सारी की सारी इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए आसपास में। ठीक है, अब वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक टाइप का टोइंग ट्रक हो, या फिर कोई ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ हो, या फिर ग्राउंड सर्विसेज हो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है उसमें। टैक्सी वे खाली करवा देते हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया चिन्मय, बहुत बढ़िया। और क्या है, और क्या है? हाँ, टैक्सी वे फ्री करवा दिया मनोज, और बोलो।
इवन एम्बुलेंस एंड ऑल, बहुत बढ़िया प्रवीण, परफेक्ट। एग्जैक्टली, फायर फाइटर्स इन केस ऑफ एक्सीडेंट। और बताओ, हम लोग प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग करेंगे। हाँ सुरेश, बहुत बढ़िया, सिक्योरिटी। हम लोग प्लानिंग करेंगे क्या कि प्लेन कौन से रूट से आने वाला है, हाँ कौन से रूट से आने वाला है, किस रूट से जाएगा, उस रूट पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, ये सारी प्लानिंग होनी चाहिए ना अपने पास। फुल प्लानिंग, वेरी गुड संतोष, फुल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए। अब जो मैंने सिनेरियो आपको दिया था ना, अब आप सेम सिनेरियो को ये प्रेपरेशन में डाल दो, एयरक्राफ्ट हैंडलिंग के प्रेपरेशन में डाल दो या मूवमेंट के प्रेपरेशन में डाल दो, वो सारे प्रोसीजर इसके अंदर फॉलो होंगे। देखो लाइन से पढ़ूंगा, आप खुद बोलोगे कि हाँ सर हमने ये भी सोचा था, ये भी सोचा था और ये सही बात लिखी हुई है। देखना गाइस, सो प्रेपरेशन फॉर द रिसेप्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट शुड बी मेड इन एडवांस ऑफ इट्स अराइवल। मतलब प्रेपरेशन करनी है तो पहले ही करनी है, अगर प्लेन आने वाला है उससे पहले करनी है। देयर शुड बी एडिक्वेट स्पेस available for the aircraft with consideration given as appropriate to clearances for jacking, access for cranes etc. ये भी आपने लिख दिया। All equipment required for servicing should be available and serviceable, ये भी आपने लिख दिया, ये भी आपने लिख दिया। नेक्स्ट है द एयरक्राफ्ट शुड बी इन अ सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन टू मूव। ये कंडीशन तब आ सकती है बच्चों जब इमरजेंसी में आपका लैंडिंग गियर खराब हो चुका है। मान लो आपका लैंडिंग गियर खराब हो गया, टायर्स डिफ्लेट हो गए हैं, मूव नहीं कर सकता है प्लेन, तो उस कंडीशन की बात कर रहा है कि हमको चेक करना है, हमें चेक करना है, हमें चेक करना है कि हमारा प्लेन मूव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर मूव नहीं कर पा रहा है तो उसको हल्का फुल्का साइड में सिर्फ टैक्सी वे क्लियर कर दो या रनवे क्लियर कर दो, साइड में खड़ा कर दो प्लेन को, और उसके बाद में प्लेन के टायर्स चेंज कर दो। फिर उसको फर्दर टैक्सी करके पार्किंग में लेके आओ या हैंगर में लेके आओ फर्दर मेंटेनेंस के लिए। Then the brakes should be serviceable and electrical power should be available if required for lights and indications in dark or poor light। जैसा कि आपने बोला कि सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, द रूट ऑफ द प्रपोज्ड मूव शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्ट्रक्शंस, जैसा कि आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हो, सच एज सर्विसिंग प्लेटफॉर्म्स, पैसेंजर स्टेप्स, vehicles and other servicing equipment, and consideration should also be given to FOD। FOD का मतलब होता है फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज। मतलब आपके प्लेन के रास्ते में अगर रनवे के ऊपर कुछ ग्रेवल्स बड़े बड़े पड़े हुए हैं या कोई एक इक्विपमेंट रह गया या बाय मिस्टेक कोई हैमर वगैरह या मतलब कोई भी चीज़ें हो जाती है जो कि इंजन के अंदर उड़ के आ सकती है, उसको बोलते हैं फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज। इनफैक्ट फ्लाइंग के टाइम पे फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज सबसे ज़्यादा बर्ड स्ट्राइक की वजह से होता है। सो ये सारी की सारी प्रिपरेशन आपको एयरक्राफ्ट से रिलेटेड करनी है अगर आपको एयरक्राफ्ट को मूव करना है। एंड फाइनली देखो, आपकी हर एक टीम के मेंबर को हर चीज़ पता होनी चाहिए, दे शुड बी वेल वर्स्ड विद देयर ड्यूटीज़। सो अभी इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे गाइस, आगे पढ़ेंगे हम लोग टोइंग और टैक्सिंग। सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।